सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन यूनिट नंबर 4। इसमें सबसे जो पहला टॉपिक हमारे पास में आता है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जब आप जानते हो कि जबकि बॉडी सर्कल में मूव करती है तो जितना एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर के ऊपर उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ क्या होती है कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो हमने डिस्टेंस कवर किया है उसे आर्क लेंथ कहेंगे, रेडियस उसके सेंटर से डिस्टेंस है और थीटा उसके सेंटर पर बनने वाला एंगल है। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ये बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर फॉर्मूला बनाओ एस का तो आर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बनेगा एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। अगर इसी फॉर्मूले को हम लिखें वेक्टर फॉर्म में तो ये होता है एस वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इन तमाम रिलेशन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनकी वेक्टर फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म के आपसे एमसीक्यू अक्सर पूछे जाते हैं और मोस्ट स्टूडेंट वहाँ पे गलत कर देते हैं कि एस इक्वल आर थीटा है तो आर वेक्टर क्रॉस थीटा वेक्टर कर दो तो आंसर ठीक होगा, पर वो गलत होता है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है कि एंगुलर वेरिएबल आपने पहले लगाना है और रेडियस बाद में आना है। तो थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आगे जो फॉर्मूला जाएंगे उसमें भी सेम ही चीज़ चलेगी अपनी। इस बात में अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इसके 3 यूनिट्स होते हैं, रेवोल्यूशन, रेडियन एंड डिग्री। एक रेवोल्यूशन जो है ये सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे छोटा यूनिट होता है डिग्री। और स्टूडेंट्स जो रेडियन है ये हमारे पास में कहलाता है एस आई यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब वन रेवोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स अगर पूरा हमारी बॉडी पूरा सर्कल कंप्लीट करे तो उसे एक रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से रिलेशन देखें बिटवीन रेडियन एंड डिग्री तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 2 पाई जो यहाँ पे क्या करेगा दूसरी साइड पे जाके 360 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 360 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अगर हम 180 डिग्री को पाई पे डिवाइड करें तो हमारा फाइनल आंसर आता है 57.3 डिग्री। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ये आपने याद रखना है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। और रेडियन हमारे पास में एक ऐसा एंगल है जब आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाती है। अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एक रेडियन कहलाता है। तो कुछ बेसिक से रिजल्ट इसके इंस्टेंस जो आपने अच्छे से याद रखने। तो यहाँ तक आपकी कहानी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद यहाँ से अक्सर एक एमसीक्यू पूछा जाता है एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, कि आपको बताएगा कि यार घड़ी की सुई है तो इतने टाइम पर उन दो सुइयों के दरमियान क्या एंगल होगा, या 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद 10 बज के इतने मिनट पे कितना एंगल होगा। तो इसका भी बड़ा एक ईजी और सिंपल सा ट्रिक आपको बता देता हूँ जो आपने याद रखना है कि अगर हमें थीटा फाइंड करना है डिग्रीज के अंदर तो इसका फॉर्मूला होता है आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 11/2। कि आपके पास में जो आवर्स की वैल्यू है उसको आप 30 से करो मल्टीप्लाई और जो मिनट्स की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 11/2 से, दोनों को माइनस कर दो, आपका एंगल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि जब 5 मिनट गुजरेंगे तो कितना एंगल बनेगा दो सुइयों के दरम्यान में। अब हमें नहीं पता कितने घंटे हुए तो घंटे को आप 0 सपोज कर लो, तो 0 घंटे को किया 30 से तो आएगा 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 11/2 तो आंसर आएगा 5.5 जो कि माइनस में होगा। माइनस को इग्नोर कर देना यहाँ पर, माइनस हमारा एंगल जो है वो सिर्फ ये शो करता है कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है, तो माइनस को आप इग्नोर कर दो तो एंगल कितना बनेगा 5.5 अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्री। यानी कि 5 मिनट गुजरने के बाद में, सॉरी स्टूडेंट्स 5 मिनट नहीं बल्कि 1 मिनट गुजरने के बाद में आपका जो एंगल बनता है वो होता है 5.5 डिग्री, तकरीबन 6 डिग्री होता है। और जब 5 मिनट गुजरेंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री। रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 6 रेडियन। 1 मिनट का जो एंगल है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्री के बराबर होता है और 5 मिनट का जो एंगल है वो बनेगा 30 डिग्री और जो रेडियंस में कितना होता है पाई बाय 6 रेडियंस। तो इस तरह से आप इसको इजीली यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स जब किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हम जानते हैं स्टूडेंट थीटा का जो एस यूनिट है वो होता है रेडियन और टाइम का होता है सेकंड, तो बनेगा रेडियन पर सेकंड। और एक बात आपने और भी नोट कर लेनी है कि जो रेडियन है ये डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो एंगुलर वेलोसिटी जो डायमेंशन है वो बनेगी t-1 और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप है वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर उसका रेडियस है, v लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बनेगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सेम उसी तरह से जैसे डिस्प्लेसमेंट का था कि एंगुलर वेरिएबल पहले लिखना है और रेडियस वेक्टर बाद में लिखना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। और ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, एक बात और भी कि हमारे पास में ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जो ओमेगा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं वो होती है अलोंग द टेंजेंट
ये आर और ओमेगा के परपेंडिकुलर होगी, तो ये तीनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास में आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमना शुरू करता है तो जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, जैसे मान लो हमने पंखे को स्टार्ट किया, ऑन किया, तो पंखे की स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो जब एंगुलर स्पीड बढ़ती है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स, जब हमारी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है और अल्फा पॉजिटिव होता है। जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में रहेगी। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी बाय राइट हैंड रूल, लेकिन जो अल्फा है वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी से लड़ाई हो जाएगी और दोनों अपोजिट हो जाएंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू आर अल्फा। ए जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है और वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो बनता है a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये भी सेम उसी तरह से जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन में कि नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि अलोंग द टेंजेंट होता है और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एंड दूसरा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना स्टूडेंट्स हमारे पास में, वो हमें निकालना है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये बराबर होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के, यानी कि आर अल्फा की जो भी हमने डिस्कस भी किया है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इन दो फॉर्मूलाज को यूज करके हम टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है और जो नेट एक्सेलरेशन है इसको हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनता है ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और होल का अंडर रूट आ जाता है, जैसे हमने वेक्टर्स के केस में पढ़ा था सेम इस तरह से यहाँ पर भी होता है। इसके बाद हमारे पास में आता है रिलेशन अमंग एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास में कुछ इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन है वो हमें बतानी है। बेसिकली एंगुलर मोशन के कुछ रिलेशनशिप बताने हैं जो कि कुछ ये वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन ओमेगा एफ इज ओमेगा ई प्लस, जो आपने पहले पढ़ी ना क्वेश्चन लीनियर मोशन की, वहीं पे सेम चीज़ है, यानी कि वी को ओमेगा, ए को अल्फा और एस को थीटा कर देना है आपने। तो मैंने कहा ओमेगा एफ इज ओमेगा ई प्लस अल्फा टी। दूसरी है थीटा इज ओमेगा ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर, यानी कि एस इज वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, जब आपसे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह वैल्यूज दे के सॉल्व करने को बोलेगा तो आपने इन फॉर्मूलाज को यूज करना होता है। और ये वैल्यूज सिर्फ तब होती हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है। तो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ये वेरिएबल्स हम ये इक्वेशन मोशन हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें एक रिजिड बॉडी की, तो स्टूडेंट्स एक रिजिड बॉडी के लिए तमाम एंगुलर वेरिएबल जो हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा। लेकिन उनके जो लीनियर वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, उनका रेडियस के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। जो सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब होंगे उनका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और जो सेंटर से दूर होंगे जिनके लिए रेडियस ज़्यादा होगा उनके लिए लीनियर वेरिएबल्स भी ज़्यादा होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है आपने अच्छे से। और आई होप कि आपको पहले भी ये बात पता होगी, तो आप जानते हो कि ये कैसे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में स्टूडेंट्स आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप किसी बॉडी को सर्कल में घुमाते हो तो सर्कल में घुमाने वाली जो फोर्स स्टूडेंट्स उसी का नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू ए सी। ए सी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँ तो बनता है एम वी स्क्वायर ओवर आर, और वी आप जानते हो आर ओमेगा के इक्वल है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स जब हमारे पास में लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आर के साथ इन्वर्स लिंक होता है, और जब हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आर के साथ में डायरेक्ट लिंक होता है। तो ये बात याद रखनी है। कुछ इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। जब हम एक पत्थर को सर्कल में घुमाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब मून अर्थ के अराउंड घूमता है तो वहाँ पे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो बाय ग्रेविटी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स भी होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। स्टूडेंट्स इसके बाद आपने ये बताना है कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि ये हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होती है। एंगल 90 बनता है, वर्क डन इसका जीरो होता है। इसकी वजह से जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो हमेशा सेम रहती है। जब बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कल में मूव करता है स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के जिनको आपने याद रखना है।
इसके बाद हमारे पास में आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, जब कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूमता है ना, तो वर्टिकल सर्कल के अंदर जो मोशन है इसका, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हर पॉइंट पर स्पीड चेंज होती है, हर पॉइंट पर इसकी टेंशन चेंज होती है। तो अगर हमें किसी जनरल पॉइंट के ऊपर टेंशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, जो कि आपको हो रही होगी फिजिक्स पढ़ने के बाद में, तो अगर आपको ये टेंशन फाइंड आउट करनी है तो इसका एक शॉर्टकट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv² माइनस mg cos थीटा। अब जो थीटा है ना यहाँ पे, इट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेट ऑफ द बॉडी, या फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेट कह सकते हो। देखो, जैसे मैं बात करूँ मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पर देखो वेट की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल वेट जो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, टेंशन भी क्या है डाउनवर्ड, दोनों के दरमियान एंगल बनेगा 0 डिग्री। यहाँ पे पुट करके आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ मिड पॉइंट की, यहाँ पे टेंशन तो टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो एंगल बनेगा 90 cos 90 0, तो टेंशन mv²/r के बराबर इनके fc के बराबर आएगी। तो ये बेसिक कहानी इसकी है, आप जानते हो। इस तरह से बॉटम पे देखें तो टेंशन तो अपवर्ड होगी, जैसे डायग्राम में नजर भी आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी अपवर्ड होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी, लेकिन वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल बनेगा 180 डिग्री, और cos 180 -1, तो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगी। तो बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होती है, टॉप पे टेंशन जो है वो मिनिमम होती है। इसी तरह से अगर आपको किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी या स्पीड बतानी है, तो स्पीड का जो शॉर्ट डिस्टेंस वो होता है 3gr - 2gr cos थीटा अंडर रूट 3gr - 2gr cos थीटा, ऐसे रट्टा मान लो इसको। तो ये शॉर्टकट है। इसमें जो थीटा है सेम, ये वही एंगल है बिटवीन टेंशन या सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट के दरमियान। इसके बाद कुछ इसके जनरलाइज्ड रिलेशनशिप्स और भी हैं, कि अगर आपको टेंशन निकालनी है, अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो, वेलोसिटी में पता हो तो टेंशन निकालनी है आपको, तो फिर कैसे करेंगे? तो वेलोसिटी पता हो तो फिर ही है, अगर वो ना पता तो फिर आप ये वाला शॉर्टकट यूज़ करोगे, टेंशन इज इक्वल्स टू 3mg × 1 माइनस cos थीटा। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे एंगल 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 - 1 क्या आएगा 0, पूरा फैक्टर क्या होगा 0, तो मैक्सिमम हाइट पे जो टेंशन है वो आपकी 0 आएगी। इसी तरह से हम देखें बॉटम पे, बॉटम एंगल बनेगा 180, cos 180 हो गया -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 + 1 हो गया 2, 2 हो गया 3 से मल्टीप्लाई, तो बनेगा 6mg। तो बॉटम पर जो टेंशन है वो 6mg, टॉप पर टेंशन 0, और मिड पॉइंट पे बनेगी 3mg। तो इस तरह से आप इसकी टेंशन निकाल सकते हो। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला वही है जो हमने भी डिस्कस किया है। और रेडियल एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 3g - 2g cos थीटा, यानी फॉर्मूला वेलोसिटी वाला है, बस यहाँ पे एक तो r गायब कर दिया, दूसरा रूट गायब कर दिया, तो r और रूट दोनों सेम सेम है तो गायब कर दिया हमने इसको, ठीक है। इसके बाद आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा, तो थीटा हमारा वही एंगल आपने याद रखना है हमेशा, ठीक है, वेट और टेंशन के दरमियान। पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है mgr × 1 + cos ऑफ थीटा, तो ये फॉर्मूला है। इसमें से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो 1/2 mv² होता है, v आपके पास में होता है, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, काइनेटिक और पोटेंशियल तो आप उसकी टोटल एनर्जी भी बता सकते हो। तो उसमें से ये कुछ बेसिक्स है इसके रिजल्ट्स जिनको आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आती है मिनिमम स्पीड। अगर आप एक सर्कल में घूम रहे हो तो मैक्सिमम हाइट पे आपको उस लूप को कवर करने के लिए मिनिमम कितनी हाइट वेलोसिटी चाहिए? तो वर्टिकल सर्कल में मिनिमम स्पीड जो हमें चाहिए होती है इस वर्टिकल लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टूडेंट्स, उसमें जाने के लिए लूप के अंदर, वो होती है v = √gr, जो कि सेटेलाइट्स की रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है, जिससे हम उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास में अगर आप रोड पे जा रहे हो कि बैंक्ड कर्व होती हैं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो बैंक्ड रोड के ऊपर जो कर्व्स होती हैं उनका जो स्पीड का फॉर्मूला है वो होता है √gr tan थीटा। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम उनकी स्पीड या फिर बैंक्ड एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमारा इसका सिंपल सा कहानी है। तो अभी जो मैंने आपको कुछ रिलेशन बताए हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, इन सब का एक समराइज्ड टेबल मैं आपको देता हूँ, आप उस टेबल को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना उसको, क्योंकि वो सारे आपके MCQs में आते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम उसको एक्सप्लेन करने में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो ये टेबल है आपका, तो इसको आप अच्छे से एक बार स्टॉप करके वीडियो को पॉज कर लो। वैसे इसके नोट्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड करके पढ़ लेनी है चीज़ें, ताकि आपका MD इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा हो जाए, और जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएँ। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो कभी, तो और अगर आपका प्लान है आगे MD में जाने का या किसी भी इंटी टेस्ट में जाने का, तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करें। विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है और एक नई कहानी, एक नया चैप्टर अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेट है लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। तो आई विश कि आपका जो पेपर है आज की डेट के अकॉर्डिंग कल है जो होना, तो अच्छे से अच्छा हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट टाइम।
टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।